मॉन्टेस्क्यू, याद आ रहा है ना हिस्ट्री में हम लोग अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ, जॉन लॉक ने कौन सा बुक लिखा था? जल्दी आंसर करो, फास्ट। जॉन लॉक ने कौन सा बुक लिखा था? जल्दी फास्ट रिप्लाई करो, ऐसे इतना लेट करोगे आप लोग। टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने क्या बताया था? किस आइडिया को नहीं मानने को बोला था उन्होंने? टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इसके बाद नेक्स्ट, जीन जैक्स रोजियो ने कौन सा बुक लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, है ना। उसमें उन्होंने दो चीजें बताई कि जो पब्लिक है, सिटीजन्स है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि पब्लिक उनको चुन सके। समझ में आ रहा है ना। और अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको हटाया जा सके। और ये जीन जैक्स रोजियो ने एक बुक लिखा था, उसका नेम ही था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें उन्होंने एक और आइडिया बताया था कि हर एक पर्सन का अपना एक सिंगल वोट होना चाहिए। याद आ रहा है ना। इसके बाद नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू ने हमें क्या आइडिया दिया था? वैसे मॉन्टेस्क्यू ने भी एक बुक लिखा था ना, कौन सा बुक है वो? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखा था, है ना। सुनते जाओ, जय सुनते जाओगे, यही से समझ में आएगा। ऐसे तीन फिलोसफर का बात कर रहे हैं, फ्रांस में तीन फिलोसफर थे, है ना। जॉन लॉक, जीन जैक्स रोजियो, और तीसरा नाम हमने क्या सुना? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखा था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में उन्होंने ये आइडिया दिया था कि जो गवर्नमेंट का पावर है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का फंक्शन होता है लॉ बनाना या हटाना, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन होता है लॉस को इंप्लीमेंट कराना ग्राउंड पे। समझ में आ रहा है ना। और जुडिशियरी का फंक्शन होता है कि वो देखे कि सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन रहे। जैसे अभी आप देखो, अभी एक केस कितना फेमस हो गया इंडिया में, तमिलनाडु के 9 पुलिसमैन को हैंग किया जा रहा है। तमिलनाडु के 9 पुलिसमैन को फांसी का सजा दे दिया कोर्ट। क्यों? क्योंकि जब कोविड आया था ना, लॉकडाउन का टाइम था, तो उसमें एक फादर और सन, उनका दवा का दुकान था, तो वो लोग थोड़ा लेट तक खुला छोड़ दिया दुकान। दुकान उस समय ऐसी दवा का दिक्कत होता था ना, शॉप वॉप बंद रहता था, तो लोग थोड़ा देर तक खोल दिया। तो पुलिस उनको उठा के लेके चला गया और उनको सब जबरदस्ती मारने पीटने लगा। तो वो लोग बोला कि आप मेरे राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस पे पुलिस वाला सोचा होगा क्या लॉकडाउन है, कौन देखने आ रहा है, क्या दम भर मार दिया सब। 9 पुलिसमैन था, बारी बारी से जाके मार रहा था सब। आप समझ रहे हो, इतना मार दिया सब कि आने वाले 2-3 दिनों में उनका डेथ हो गया। हॉस्पिटल में गए, सब एडमिट हुए, लेकिन इतना इंजरी हो गया बॉडी में, मारा होगा सब, दम भर मार दिया होगा। अब मान लो सर पे जोर से मार दिया जाए तो ब्रेन में कॉन्कशन हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्लड क्लॉट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो 2-3 दिनों में वो सन और फादर वो दोनों एक्सपायर कर गए। और कोर्ट के पास, इंडिया का जो कोर्ट सब होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके पास एक पावर है, उसको बोला जाता है सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है कि अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी एफआईआर नहीं लिखा गया है तो भी कोर्ट सोसाइटी में जस्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए डायरेक्ट किसी केस को उठा सकता है बिना एफआईआर के। सुओ मोटो बोलते हैं इसको। ये कोर्ट के पास ये पावर होता है। तो जो तमिलनाडु का कोर्ट था उसने सुओ मोटो ले लिया, उसको ये केस के बारे में पता चला होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, कोई एफआईआर हो चाहे ना हो, कोर्ट ने डायरेक्ट इस पे ध्यान देना चालू कर दिया। इस पे सुनवाई हुआ और जो 9 पुलिसमैन थे वो सब दोषी पाए गए और उनको फांसी का सजा सुना दिया गया। समझ में आ रहा है ना। बताओ, 9 का 9 लटक जाएगा, करेगा बदमाशी तो लटकेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो देखो, ये जो पावर का डिवीजन है, ये जाके आप पढ़ना है इस तमिलनाडु वाले केस के बारे में। ये सब आपको थोड़ा बहुत पेपर पढ़ना पड़ेगा ना, एसएसटी पढ़ रहे हो तो जब आप ये सब पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ना। मॉन्टेस्क्यू को ये जो आइडिया आया कि पावर डिवाइडेड होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में,
ये उनको आइडिया कहां से आया? यूएसए। यूएसए का गवर्नमेंट का पावर इस तरीके से डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यूएसए जानते हो ना, है ना, जहां का अभी का जो करंट प्रेसिडेंट है उसका थोड़ा सा दिमाग समझ में आ रहा है ना। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। चलो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद देखो हमें ये पता था, हमें ये बात पता है ना अनन्या, फ्रांस में किस चीज का प्रॉब्लम था? क्या एम्प्टी हो चुका था? पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, क्या एम्प्टी हो चुका था? फाइनेंस, ट्रेजरी एम्प्टी हो चुका था फ्रांस का। तो ट्रेजरी को फिल करने के लिए वापस से फ्रांस के इनकम को बढ़ाने के लिए किंग ने क्या प्रपोजल निकाला कि हमें टैक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। और फ्रांस का किंग अपने मन से खुद से टैक्स को इंक्रीज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको मीटिंग बुलाना पड़ेगा। किसका? स्टेट्स जनरल का। बिना स्टेट्स जनरल के मीटिंग के टैक्स को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। फ्रांस के किंग के पास इतना पावर नहीं है कि वो खुद से टैक्स इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे। और क्यों वो इंक्रीज करना चाह रहा है टैक्स? क्योंकि फ्रांस का ट्रेजरी एम्प्टी हो चुका है। अब वो क्यों एम्प्टी हो चुका है वो बाद में पता चलेगा। जाए जहां से कहानी सुना रहा हो वहीं से कैच करो। ट्रेजरी एम्प्टी हो चुका है तो इसलिए टैक्स बढ़ा रहा है कि फ्रांस का इनकम बढ़े। लेकिन किंग वहां का खुद टैक्स नहीं इंक्रीज कर सकता है, उसको किसका एडवाइस लेना पड़ेगा? स्टेट्स जनरल का। स्टेट आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज स्टेट्स जनरल 1 मार्क्स में, तो आप क्या लिखोगे? इट इज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जहां पर तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। कौन सा वो तीनों स्टेट है? फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। फ्रांस का सोसाइटी 3 क्लास में डिवाइडेड था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में सब आते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीजेंट्स आते थे। पीजेंट्स आते थे, फार्म लेबरर्स आते थे, सर्वेंट्स आते थे और कुछ वेल्दी लोग भी आते थे, रिच बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये भी आते थे, ठीक है। तो स्टेट्स जनरल का मीटिंग बुलाना पड़ता था किंग को। किंग ने मीटिंग बुलाया। कब बुलाया था किंग ने मीटिंग? बोलो। अरे ऐसे चलेगा जी, आप लोग बता ही नहीं रहे हो, कुछ पूछ रहा हूं तो। घर पे जाके सुनो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना है आपको घर पे जाके। सुनो पहले तो ये आपको याद है ना कि सैटरडे को कौन सा कॉपी लेके आना है? मैथ्स का कॉपी दिखा देना सब। और जो नहीं बनाया है वो जिस भी छड़ी से पिटाई खाना चाहता है अपने साथ लेके आना। नेक्स्ट, एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन रीड करो। देखो इस बात को समझो, आप एसएसटी को हल्के में मत लो। आपको जो क्लास में पढ़ा दे रहा हूं उसको घर पे जाके पेंसिल लेके लाइन बाय लाइन रीड करना है। जो भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करना है, उसका मीनिंग भी ढूंढना है। समझ में आ रहा है ना? या पूछ लेना है मुझसे। मेहनत करना पड़ेगा। रिवीजन हो रहा है ना घर पे? पक्का ना? नहीं ऐसे ऐसे कर रही थी, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स रिवीजन हो रहा है। लेनी स्केट बन गया है ना, चक्कर आने लगा। इनफाइनाइट टाइम्स, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ाई करना है। हाँ ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, है ना। चलो इसके बाद देखो, स्टेट्स जनरल का मीटिंग बुलाया गया। हर स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आए थे ये सब आप जानते हो, बता चुका हूं आपको, ठीक है। और वहां जहां मीटिंग बुलाया गया, ठीक है ना, तो वहां पे सिर्फ थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आ सकते थे। वो जहां पर वो मीटिंग बुलाया गया था, किंग ने जहां पर वो मीटिंग बुलाया था, वो एक बहुत ही, देखो लिखा हुआ है ना, रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साई। वर्साई जो सिटी है वहीं पर मीटिंग बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 5 मई 1789, 5 मई 1789, 5 मई 1789, ठीक है। और वो हॉल रेस्प्लेंडेंट था। रेस्प्लेंडेंट मतलब गॉर्जियस, मैग्निफिसेंट, बहुत बेहतरीन, बड़ा और सुंदर सा हॉल था। और वहां पे फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। अब हो सकता है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले कुछ कुछ लोग अपने जान पहचान वाले को भी ले आए होंगे,
लेकिन थर्ड स्टेट वालों को अलाउ नहीं था। देखो लिखा हुआ है साफ साफ, अंडरलाइन कर लो सेकंड पैराग्राफ में। ये जो द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन है ना, सेकंड टॉपिक, इसके सेकंड पैराग्राफ का लास्ट फोर्थ लाइन, पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड विमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। पीजेंट्स, आर्टिसंस और विमेन, इन तीनों को एंट्री अलाउ नहीं था। पीजेंट नहीं आ सकते हैं उस हॉल में, आर्टिसन नहीं आ सकते हैं, और विमेन, विमेन मतलब किसी भी क्लास की विमेन वहां पे नहीं जा सकती है। इसका मतलब उस समय के फ्रांस में 1789 के आसपास का जो फ्रांस था, विमेन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो थर्ड स्टेट वाले थे उन्होंने क्या बोला किंग को, कि सब, हर एक पर्सन का अपना एक वोटिंग राइट होना चाहिए, सबका एक वोट। किंग ने बोला नहीं, हर एक स्टेट का एक वोट होगा। फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का एक वोट, है ना जय, थर्ड स्टेट का एक वोट, तो टोटल 3 वोट। लेकिन थर्ड स्टेट इसको मानने के लिए रेडी नहीं था, है ना निरोध? तो थर्ड स्टेट फिर क्या कर गया वहां से? क्या कर गया? खड़ा होकर बोलो तब ना सुनाई देगा, पीछे बैठे हो इतना, बोलो। हाँ, वॉक आउट कर गया, वेरी गुड, चला गया सब, बैठो। थर्ड स्टेट वहां से वॉक आउट कर गया किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट में, कहा निकल गया, नहीं डालेंगे वोट हम लोग। उसके बाद सब कहां चला गया? वर्साई में एक कोई इंडोर टेनिस ग्राउंड होगा, टेनिस जानते हो ना, वही टेनिस ग्राउंड होगा जिसमें बैडमिंटन से कॉर्क को मारा जाता है। बैडमिंटन से कॉर्क को मारते हैं, टेनिस बॉल को मारा जाता है भाई। बैडमिंटन से किसको मारते हैं? टेनिस बॉल को मारते हैं। तो सब इंडोर टेनिस कोर्ट में चला गया। हाँ, क्या हो गया हर्षित? खड़े हो जाओ, अरे तब पूछोगे ना क्या टेनिस है ना, वो इंडोर भी होता है, कहीं कहीं आउटडोर भी होता है, जगह जगह पे डिपेंड करता है कि नहीं? इंडोर स्टेडियम में भी वो होता है, आउटडोर स्टेडियम में भी होता है। चलो इधर क्या बता रहा था? हाँ, वो सब इंडोर स्टेडियम में इकट्ठा हुआ थर्ड स्टेट वाला, और वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाया। उसका नाम क्या रखा वो लोग? नेशनल असेंबली। और ये कब हुआ? 20 जून को, 20 जून 1789। ये सब डेट याद होते जाना है, ठीक है? और नेशनल असेंबली बनाने में थर्ड स्टेट को कौन लीड कर रहा था? कौन लीड कर रहा था? चाचा चौधरी? चाचा चौधरी नहीं लीड कर रहे थे भाई। कौन लीड कर रहा था? मीराबो एंड एबे साइयस। मीराबो एंड एबे साइयस, ये सब नेम याद हो। चाचा चौधरी नहीं, चाचा चौधरी इंडियन कॉमिक्स में है। आप गजब कर रहे हो, कुछ भी नाम कहीं भी नहीं बोल देना है, समझ में आ रहा है ना? नेशनल असेंबली को बनाने में थर्ड स्टेट को कौन लीड कर रहा था? मीराबो एंड एबे साइयस। समझ में आ रहा है? और देखो कमाल का बात, मीराबो बिलोंग टू नोबिलिटी क्लास एंड एबे साइयस बिलोंग टू क्लर्जी क्लास। आप देख रहे हो, थर्ड स्टेट नोबिलिटी और क्लर्जी के खिलाफ है, लेकिन थर्ड स्टेट को लीड कौन कर रहा है? नोबिलिटी और क्लर्जी के ही मैन। क्यों? क्योंकि मीराबो का मानना था कि नोबिलिटी को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिला हुआ है, ये सही बात नहीं है। मीराबो नोबिलिटी को बिलोंग करता था, लेकिन वो इक्वालिटी में बिलीव करता था। उसी तरह से एबे साइयस भी क्लर्जी को बिलोंग करता था, लेकिन वो भी इक्वालिटी में बिलीव करता था, राइट्स में, ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता था। समझ रहे हो ना? तो ध्यान रखना, मीराबो बिलोंग टू नोबल फैमिली, है ना? और मीराबो ने बहुत पावरफुल स्पीचेस दिया था नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन में। और ये जो एबे साइयस है ना, इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंशियल एक पैम्फलेट लिखा था। पैम्फलेट होता है ना, इसको पढ़कर लोगों को गजब का मोटिवेशन मिला कि नहीं, ये सब स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म होना चाहिए। ये जो किंग के पास जो इतना पावर है, उसका पावर को लिमिट में लाना होगा। समझ में आ रहा है ना?
और ये जो एबे साइयस ने जो पैम्पलेट लिखा था, है ना श्रेयस, उस पैम्पलेट का नेम क्या है? व्हाट इज द थर्ड स्टेट? अंडरलाइन करो, पेज नंबर 9 पे जो फर्स्ट लाइन है उसी में देखो लिखा हुआ है व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उनके पैम्पलेट का नाम है। इस पैम्पलेट को किसने लिखा था बताओ हर्षित? अरे गजब कर रहे हो सब, इधर ध्यान दो। एबे साइयस ने लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? भाई देखो तो जहां पे नेशनल असेंबली बन रहा है वहां का देखो फोटो दिया हुआ है, वो फोटो देख लो एक बार अच्छे से। देख रहे हो भीड़ लगा हुआ है, सब अपना अपना वहां पे नॉलेज ज्ञान दे रहा है कि नहीं? ये फोटो देखो, बुक में दे रखा है ना, हिस्ट्री के बुक में देखो, हिस्ट्री के बुक में फोटो दिख रहा है ना। कौन अपना बुक नहीं लेके आया? लेके आना है बुक अपना, समझ में आ रहा है ना सबको? बुक लेके आना है। अरे इधर है ही नहीं हिस्ट्री का बुक, वाह तो कैसे हिस्ट्री समझ में आएगा फिर? कहाँ है बुक सक्षम? तब तक नहीं, तब तक किसी सीनियर से पुराना वाला बुक ले लो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना। नया वाला बुक एनसीईआरटी आएगा 10-15 दिन में मार्केट में आ जाएगा। सृष्टि भेजी नहीं है हमको बुक अभी तक, भेज देना आज। कहाँ है बुक? एक ही बुक में काम चलाओगे सब? हाँ, कहाँ है तुम्हारा बुक? सीनियर से मांग लो तब तक, है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो इसके बाद इधर ध्यान दो। अब आप देखो नेशनल असेंबली, देखो ध्यान से सुनो, 20 जून आ चुका है 1789 का, और नेशनल असेंबली कहां पे बिजी है? वो लोग क्या डिसाइड किया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? देखो यहां लिखा हुआ है while the national assembly was busy at Versailles drafting a constitution। नेशनल असेंबली के सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे कंट्री का, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने लगे कि हमें किंग के पावर को किस तरीके से लिमिट करना है, कंट्रोल करना है, और हमें किस तरीके से प्रिविलेजेस को खत्म करना है। प्रिविलेज मतलब स्पेशल एडवांटेज जो रिच क्लास को मिला हुआ था, नोबेल्स एंड क्लर्जी, जिनको प्रोलिटेरिएट भी बोला जाता है ना। नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा था फ्रांस का, उस साल गजब का ठंड पड़ा फ्रांस में, सीवियर विंटर, एक्सट्रीम विंटर पड़ा। इतना ठंड पड़ा कि क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गया काफी सारा, तो क्रॉप्स का शॉर्टेज हो गया, फूड का सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। फूड का प्राइस बढ़ने लगा, और जो लालची लोग थे वो लोग क्या करने लगे? जो फूड बेचते थे मार्केट में वो उसको होर्ड करने लगे। होर्ड करना मतलब इकट्ठा करके छुपाने लगे। उनको दिख रहा था कि अरे दाम तो डेली बढ़ते जा रहा है, आज 1 रुपया था, कल 2 रुपया हो गया, फिर 3 रुपया हो गया, आज 10 रुपया हो गया, तो सब छुपा लिया कि आज नहीं 5 दिन के बाद बेचेंगे ताकि प्राइस ज्यादा मिले। तो इस होर्डिंग के चलते और शॉर्टेज हो गया, एकदम खाना ही मिलना बंद हो गया। फूड का गजब का शॉर्टेज हो गया फ्रांस में, इतना शॉर्टेज हो गया कि मतलब दंगा फसाद फैल गया फ्रांस में। समझ में आ रहा है ना? जो मेन विमेन है वो सब तोड़ते फोड़ते शॉप में घुस गया, सब तोड़ फोड़ मचा दिया, और देखा कि सब छुपा छुपा के फूड को रखे हुए, अब वहां से सब लूट लिया। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब फ्रांस में जून जुलाई तक रायट्स स्टार्ट हो चुका है, प्राइस बढ़ रहा है फूड का, और फूड का शॉर्टेज हो चुका है। देखो वही लिखा हुआ है, ध्यान दो। देखो ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, अ सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। बैड हार्वेस्ट मतलब जितने अमाउंट में फूड होना चाहिए उतना नहीं हुआ। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड का प्राइस बढ़ने लगा। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, और जितने भी बेकर्स थे, जो शॉप वाले थे, जो ब्रेड बनाते थे, वो सब ब्रेड बना बना के क्या करने लगे? होर्ड करने लगे, छुपाने लगे, ताकि उसका प्राइस और बढ़े तो और महंगा करके बेचे, ताकि उनका इनकम ज्यादा हो। लालची हो गए सब। उसके बाद है ना, फूड शॉप्स पे लंबा लंबा लाइन लगने लगा, क्यू लगने लगा लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। किंग देखा कि पेरिस का सिचुएशन खराब हो रहा है, तो किंग ने क्या ऑर्डर दे दिया अपने आर्मी को, ट्रूप्स को, कि कहां पे आ जाओ? पेरिस में आ जाओ। तो आर्मी पेरिस में आ गया। नेक्स्ट, ऑन 14 जुलाई
द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टिल। क्राउड भी पूरा गुस्सा गया, एक तो खाना मिल नहीं रहा है, ठंड इतना पड़ रहा है, एक तो ऐसी ठंड में और भूख लगता है आदमी को और खाने का मन करता है, और खाना नहीं मिलेगा, आप 2 दिन नहीं खाओ, नहीं आपका दिमाग खराब हो जाए तो बताना, चिड़चिड़ा जाओगे एकदम सब, है ना। एक वक्त का खाना आपको ढंग का नहीं मिलता है, ठीक से नहीं मिलता है, तो कैसे पगलाने लगते हो, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही सोचो, फूड का शॉर्टेज हो गया है और इतना ठंड है, गजब सब चिड़चिड़ा गया, और देखा कि सब किंग आर्मी को बुला रहा है और गुस्सा गया सब। तो वो सब याद है ना, 14 जुलाई 1789, तो वही टाइम आ गया और ये सब गया और बैस्टिल वाले फोर्ट को तोड़ दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया उसको, समझ में आ रहा है ना। और देखो लिखा हुआ 14 जुलाई, द एजिटेटेड क्राउड, एजिटेटेड मतलब इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड क्राउड, ये सब जो मीनिंग बताता हूं लिख लिया करो। एजिटेटेड का मीनिंग बताया ना अभी, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, है ना, तो सब लिख लिया करो। ऊपर देखो लिखा हुआ है ना, सीवियर विंटर, सीवियर का मतलब क्या है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम विंटर। देखो उसके पहले क्या लिखा हुआ है, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथेड विथ टर्मोइल, लिखा हुआ है ना। सीथेड मतलब होता है, मतलब बॉइल्ड, मतलब उस सबका बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है सब। टर्मोइल मतलब डिस्टर्बेंस, ये जो फ्रांस में जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, इससे वहां का पब्लिक क्या हो गया है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। सीथेड मतलब बॉइल्ड, बॉइल्ड मतलब दिमाग गर्म हो गया है, समझ में आ रहा है ना। टर्मोइल मतलब डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलो ये सब तो फ्रांस में हो ही रहा था। थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ, इसके साथ साथ फ्रांस में एक अफवाह भी फैल गया, र्यूमर, र्यूमर जानते हो ना, झूठा अफवाह फैल गया। र्यूमर क्या फैल गया, र्यूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। क्या अफवाह फैल गया, आपसे एग्जाम में पूछेगा, है ना, कि 14 जुलाई 1789 के आसपास फ्रांस के कंट्री साइड में क्या र्यूमर फैल गया। र्यूमर ये फैल गया, लोगों को ये लगने लगा कि जो भी लॉर्ड्स हैं, जो मैनर में रहते हैं, देखो मैनर का मतलब बता रखा है, एक बहुत बड़ा जमीन, स्टेट, एक बहुत बड़ा स्टेट जिसके बीच में, है ना, महल होता है, किसका, नोबल मैन का, लॉर्ड्स का, समझ में आ रहा है ना। तो वो जो लॉर्ड्स हैं, उन्होंने क्या ऑर्डर दे दिया है, तो वो गुंडे बुला रहे हैं, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स मतलब, है ना, गैंग ऑफ बैंडिट्स, बैंडिट मतलब गुंडों को बुला रहे हैं। वो किस लिए बुला रहे हैं, जो क्रॉप्स राइप हो चुका है, मतलब जो रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बुला रहे हैं, है ना। जो लॉर्ड्स हैं वो बैंडिट्स को बुला रहे हैं, गुंडों को बुला रहे हैं, किस लिए, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक तो ऐसे ही खाना नहीं है, फूड नहीं है, ऊपर से अफवाह फैल जाए कि जो क्रॉप्स है उसको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो वो लोग और गुस्सा जाएगा कि नहीं गुस्सा जाएगा, तो पब्लिक और गुस्सा गया। इसके बाद तो वो लोग कुछ सोचा समझा नहीं, जो मिल रहा है, डंडा मिल रहा है, पिच फोर्क मिल रहा है, जो भी सामान मिल रहा है, उसको उठा के वो लोग हमला कर दिया। कहां पर, तो ये जो लॉर्ड्स, नोबलमैन, ये जो रिच क्लास है, इनका जो मैंशन है, इस पे जाके सब हमला कर दिया, समझ में आ रहा है ना। और वहां से जो भी ग्रेन्स है उन सबको चुरा लिया। और इसके साथ साथ, है ना, वो जो नोबल, आपको पता है ना, जितने भी पीजेंट्स थे वो सब नोबलमैन के अंडर ही काम करते थे ना। तो जो नोबलमैन होते थे, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होता था कि किससे मुझे कितना अनाज लेना है, किसको कितना ड्यूज मुझे देना है, किसके पास मेरा कितना रुपए बकाया है, वो सब होता है ना, उसको मैनोरियल ड्यूज बोलते हैं। तो ये सब सिर्फ ग्रेन से नहीं लूटा, सारा का सारा कागज भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ना रहेगा कागज तो कहां से आएगा नोबलमैन आपसे ड्यू मांगने, आएगा तो आपको गया तो कब का दे दिए, आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखाइए। तो सारा कागज वो लोग डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। मैनोरियल ड्यूज, मैनोरियल ड्यूज मतलब नोबलमैन के फील्ड पे जो भी पीजेंट्स काम करते थे तो उनको फी चुकाना पड़ता था, तो वो सारा पेपर इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ में आ रहा है ना, ताकि कोई सबूत ना बचे, हाँ हमने दे दिया आपको, समझ में आ रहा है ना।
कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? और देखो इन्होंने किसको अटैक किया था, देखो यहां लिखा हुआ है शाटियू, लिखा हुआ है ना शाटियू। शाटियू का मतलब क्या होता है? कासल और स्टेटली रेसिडेंस। तो जो बड़ा बड़ा कासल होता है लॉर्ड्स का, नोबलमैन का, जो बड़ा बड़ा लैविश जो रेसिडेंस है, उस पे उन्होंने अटैक कर दिया। आपको क्या लग रहा है अटैक करने क्या होगा? तो बस ग्रेन लाया होगा सब, वहां पे जो मिला होगा, चांदी का चम्मच, सोना का चम्मच, चांदी का बर्तन, है ना, लाइट वाइट, पर्दा वर्दा, कपड़ा वपड़ा, जो दिखा होगा, कुछ छोड़ेगा सब? आपको लग रहा है क्या? सब ले आया होगा, समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं छोड़ा होगा सब। कह रहा होगा चादर, अरे पर्दा कितना बढ़िया पर्दा, इसको चादर बना के ओढ़ेंगे हम। समझ में आ रहा है ना? ठंडा ऐसे ही था, सीवियर विंटर था कि नहीं? कहा चाहिए लकड़ी का फर्नीचर ले चलिए, आज ये महंगे फर्नीचर से हम लोग, है ना, आग तापेंगे। समझ में आ रहा है ना? है ना, बॉन फायर करेंगे, वी विल डू बॉन फायर फ्रॉम दीज एक्सपेंसिव फर्नीचर्स, और इसमें लिट्टी चोखा बनाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो सब लूट लिया सब, है कि नहीं? इसके बाद देखो तो जो काफी सारे जो नोबलमैन थे ना, वो सब अपना अपना प्लेस छोड़कर भाग गए। अगर वहां रहते तो उनका भी किडनी और लंग्स लेके चला जाता। समझ में आ रहा ना? कहता आज भुर्जी फ्राई खाएंगे, कीमा बनाएंगे। तो वो सब भाग गया वहां से। समझ में आ रहा है ना? जो भी लॉर्ड्स थे, नोबलमैन थे, वो सब अपना शाटियू, अपना मैनर, वो लोग छोड़ के नेबरिंग कंट्रीज में भाग गया। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो पब्लिक तो उसमें पूरा एंगर में था, गुस्सा में कुछ समझ में आता है? अरे इधर आओ तुम, आज कहाँ नोबल कहाँ पीजेंट, सब आज बराबर है। पकड़ लिया था ना, कॉलर पकड़ के 4 बार ऐसे से हिला दिया होता। समझ में आ रहा है? तो उससे बेहतर है कि नोबलमैन क्या करे भाई, जगह छोड़ के भाग जाए अपना। समझ में आ रहा है ना? भाग गया सब, ठीक है। अब लुई 16 जो था, वो भी देखा कि तो गजब का रिवोल्ट हो रहा है। आज ये बड़े बड़े नोबलमैन के महल में पहुंच जा रहा है सब। हम तो चलो बचे हुए हैं कि मेरे पास थोड़ा बहुत आर्मी है, लेकिन एक दिन मेरे ऊपर भी पक्का ये सब चढ़ाई करेगा। उसको थोड़ा सा डर लगा, किसको? लुई 16 को। तो उसने नेशनल असेंबली को, देखो कि यहां पे वर्ड यूज किया है अकॉर्डेड, ही अकॉर्डेड द रिकॉग्निशन टू नेशनल असेंबली। मतलब अकॉर्डेड मतलब होता है ग्रांटेड। किंग ने क्या किया? नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, किंग कह रहा है कि अब मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लूंगा। यानी अब देख रहे हो, फ्रांस में अभी मोनार्की था, अब किंग कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने जा रहा है। यानी फ्रांस में अब क्या आने वाला है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अब किंग के पावर को थोड़ा लिमिट करेगा। पहले जितना पावर था, अब किंग के पास उतना पावर नहीं रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, और फाइनली जब किंग ये बात मान जाता है, तो नेशनल असेंबली 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर देता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है फ्रांस में, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो जाता है। मतलब किंग के पावर को लिमिट कर दिया जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये सब देखो 14 जुलाई को हुआ था। समझ में आ रहा है ना? 14 जुलाई को उन्होंने फोर्ट तोड़ा। उसके बाद आने वाले दिनों में ये लोग शाटियू, मैनर, हर जगह अटैक कर दिया पीजेंट्स ने। इसके बाद देखो लास्ट पैराग्राफ में देखो लिखा हुआ है, जैसे ही किंग ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन ग्रांट किया, जैसे ही किंग ने नेशनल असेंबली के पावर्स को मान लिया कि नेशनल असेंबली एक ऑथोराइज्ड बॉडी है, तो नेशनल असेंबली ने फ्रांस में से कई चीजों को खत्म कर दिया। देखो वो क्या क्या है। देखो 4 अगस्त 1789, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ के 4th लाइन में आ जाओ, पेज नंबर 9, थर्ड पैराग्राफ का 4th लाइन देखो लिखा हुआ है ना वहां पे, 4 अगस्त 1789 दिखाई दे रहा है? सबको दिख रहा है ना? गुड। एक मिनट रुको, एक पेरेंट्स आए, मैं जरा बात कर लेता हूँ, फिर आपको, आप खुद से रीड करो ना, देखो ना वहां पे क्या क्या होता है, फिर मैं आपको आके एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेलो श्रुति, यहां तक क्लियर है ना सब? गुड। देखो 4 अगस्त 1789 को, अब क्योंकि नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन मिल चुका है किंग से,
तो उसको पावर मिल गया, तो उसने क्या क्या खत्म कर दिया, ब्रैकेट में डालते जाओ। अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, सबसे पहले नेशनल असेंबली ने फ्यूडल सिस्टम को ही खत्म कर दिया, और ये जो टैक्सेस वाला सिस्टम था इसको भी खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है ना कि पहले क्या था, टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट को देना होता था, अब क्या कर दिया होगा उन्होंने कि अब टैक्सेस सब देंगे, सब देंगे, है कि नहीं। तो ब्रैकेट में डालो, दे पास्ड अ डिक्री, डिक्री मतलब होता है लॉ, रूल एंड रेगुलेशन, है ना, ऑफिशियल लॉ, डिक्री लिखा हुआ है ना वहां पे। 4 अगस्त 1789 के बाद द असेंबली पास्ड अ डिक्री, डिक्री मतलब ऑफिशियल लॉ, दे पास्ड अ डिक्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, सबसे पहले तो इसको खत्म किया। दूसरा, मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, मतलब अब क्लर्जी के पास भी जो स्पेशल प्रिविलेजेस था उसको भी खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, है ना, आपको मैंने बताया था ना ये। नेक्स्ट देखो, क्लर्जी को कौन सा टैक्स देना होता था, पीजेंट्स क्लर्जी को कौन सा टैक्स देता था, टिथेस, तो उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। देखो लिखा हुआ है, टिथेस वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, है ना, चर्च के पास जितना भी जमीन था, है ना, उसको सीज कर लिया गया। चर्च के पास बहुत जमीन था और वो सारे जमीन को फ्रांस का गवर्नमेंट सीज कर लेता है। फ्रांस के गवर्नमेंट में अब कौन आ चुका है, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली लॉ पास करता है और क्लर्जी के पास जितना भी जमीन था फ्रांस का उन सब को सीज कर लिया जाता है। आपको याद है ना, फ्रांस के ऊपर कितना लोन था, 3 बिलियन लिवरे का लोन था, है ना। तो जितना जमीन सीज किया जाता है ना, उस जमीन का, उस लैंड का प्राइस था 2 बिलियन लिवरे। तो लगभग 2 बिलियन लिवरे का लैंड सीज किया जाता है, किससे, चर्च, क्लर्जी, इन लोगों से। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजों को खत्म कर दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि 4 अगस्त 1789 को, है ना, जब किंग ने, मतलब किंग ने जब नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, है ना, उसको रिकॉग्निशन मिला जब किंग से, तो नेशनल असेंबली ने क्या क्या खत्म कर दिया फ्रांस में, तो याद रखना, है ना, फ्यूडल सिस्टम, ओल्ड टैक्स सिस्टम, है ना, क्लर्जी का स्पेशल प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी को टैक्स दिया जाता था टिथेस, है ना, क्लर्जी के पास जो लैंड था उन सबको सीज कर लिया गया। तो ये सारा चीज हुआ फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो नेक्स्ट टॉपिक 2.1 क्या लिखा है, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी तक फ्रांस मोनार्की था, फ्रांस में मोनार्की था, लेकिन अब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा और किंग के पावर को कर्टेल कर दिया जाएगा, लिमिट कर दिया जाएगा, है ना, उस पर कंस्ट्रेंट लगा दिया जाएगा। तो और फ्रांस क्या बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो लिखा हुआ है इसमें, द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट मतलब होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म है, मतलब जो सबसे स्टार्टिंग का जो फॉर्म है ना, जिसमें कुछ कुछ करेक्शन किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ड्राफ्ट तैयार हो गया, देखो कब तक तैयार हो गया, 1791, यानी 1791 के कुछ ही टाइम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया होगा, है ना सिद्धि। बताओ तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब कंप्लीट हुआ था, 1791 में। और ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा था, क्लर्जी ने या नोबिलिटी ने, हाँ, गजनी। गजनी कहां से लिख देगा, गजनी को कुछ याद नहीं रहता है, 15 मिनट में सब भूल जाता है। हाँ, क्लर्जी, हाँ, क्लर्जी ने लिखा था फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, हाँ बोलो, हाँ वेरी गुड, नेशनल असेंबली। बताइए कहां है ध्यान, नेशनल असेंबली ने लिखा, क्लर्जी ने नहीं लिखा। क्लर्जी कैसे लिख देगा, नेशनल असेंबली ने लिखा, याद रखना, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनते जाना है। सृष्टि क्या, तो तुम सुनोगी नहीं,
हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा ये सब, एग्जाम में आएगा। यहाँ हम एग्जाम लेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, और यहाँ के एग्जाम में आएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना सृष्टि? ध्यान से सुनना है, ऐसे नहीं करना है। चलो इसके बाद देखो तो नेक्स्ट क्या बता रहा था, देखो लिखा हुआ है, और वो जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना विराट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो लिखा हुआ है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जो कि मैं आपको बता रहा था तब से, यही मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, पहले ये सारा पावर एक आदमी के पास था, दैट इज किंग ऑफ फ्रांस। अब इसको डिवाइड कर दिया गया, नाउ इट वॉज सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को वो पावर बांट दिया गया। और वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है? लेजिस्लेटिव, कॉमा, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो किंग के पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 3 इंस्टीट्यूशंस में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और फ्रांस क्या बन गया? फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है ना सबको यहां तक? इसके बाद देखो, जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया, फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, उसके बाद फ्रांस में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम आया, वो देखो ये डायग्राम की मदद से बता रखा है यहाँ पे। उस डायग्राम को देखो एक बार आप ध्यान से, उस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है आपको? जुडिशियरी दिखाई दे रहा है? जुडिशियरी में क्या लिखा हुआ है? जज। जज, जुडिशरी में जज ही होते हैं ना, जो जस्टिस का काम करते हैं, इस सोसाइटी में जस्टिस बना रहे, कौन सही है कौन गलत है। नेक्स्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन दिखाई दे रहा है? एग्जीक्यूटिव। देखो तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? किंग एंड मिनिस्टर्स। किंग और उसके जो मंत्री लोग हैं, है ना, वो मिनिस्टर्स जो हैं वो सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। थर्ड कौन सा दिखाई दे रहा है इंस्टीट्यूशन? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब जिनका लॉ मेकिंग का काम है, जो लॉ बना सकते हैं या पुराने लॉस को खत्म कर सकते हैं या लॉ में कुछ चेंज ला सकते हैं। लॉ मतलब ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो लेजिस्लेचर में कौन कौन है? नेशनल असेंबली है, और ध्यान से देखो वहां लिखा हुआ है नेशनल असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 745। तो जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है तो उस समय नेशनल असेंबली में टोटल 745 मेंबर्स हैं, और ये जितने 745 मेंबर्स हैं ये इलेक्शन में, चुनाव में जीत कर आए हैं। तो ये जो 745 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में, उनको कौन वोट देकर सिलेक्ट कर रहा है? देखो उसके नीचे लिखा हुआ है इलेक्टर्स। कौन सिलेक्ट कर रहा है? इलेक्टर्स। और उस समय फ्रांस में कितने इलेक्टर्स थे? 50,000 मेन। वहां देखो लिखा हुआ है मेन। जो मेन थे वो इलेक्टर थे। क्या विमेन इलेक्टर थी? नहीं, 50,000 मेन। और ये जो 50,000 मेन है, जो इलेक्टर हैं, इनको कौन वोट देकर सिलेक्ट कर रहा है? एक्टिव सिटीजन्स। और एक्टिव सिटीजन्स वोट देकर किसको सिलेक्ट कर रहा है? इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स वोटिंग करके किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? नेशनल असेंबली को। और एक्टिव सिटीजन्स और भी किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं? जज को। फ्रांस के जज को भी अब कौन वोट देकर सिलेक्ट करेगा? एक्टिव सिटीजन्स। कोई दिक्कत? अब देखो फ्रांस में उस समय कितने एक्टिव सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट था? देखो वहां लिखा हुआ है 4 मिलियन। उस समय फ्रांस का टोटल पॉपुलेशन कितना था? 28 मिलियन। तो 28 मिलियन लोगों में से कितने लोगों के पास वोटिंग राइट्स है? 4 मिलियन। 4 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 40 लाख। 40 लाख लोगों के पास वोटिंग राइट था। और ये जो 4 मिलियन लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स है, इनको क्या बोला जाता है? एक्टिव सिटीजन्स। इनको क्या बोलते हैं? एक्टिव सिटीजन्स।
यानी 28 मिलियन में से 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स थे। तो 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा? 24। तो जो बचे हुए 24 मिलियन है वो क्या है? पैसिव सिटीजन्स। उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। अब ध्यान से सुनना, ये पैसिव सिटीजन आखिर है कौन? तो ध्यान से सुनो, ऐसे मेन जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है या जो टैक्स नहीं देते हैं, वैसे मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, सारी की सारी विमेन के पास प्रॉपर्टी हो, चाहे वो टैक्स देती हो, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी ना हो, उनके पास कोई वोटिंग राइट। हम लोग कब का पढ़ाई कर रहे हैं? 1789। आपको पता है फ्रांस की विमेन को वोटिंग राइट्स कब मिला था? गेस करो कब मिला होगा? 1944 के आसपास मिला था। 1944 के आसपास वोटिंग राइट्स मिला था। किसको? फ्रांस की विमेन को। बताइए, अभी मिला है, अभी 100 साल भी नहीं हुआ है वोटिंग राइट्स मिले हुए उनको। समझ में आ रहा है ना? बहुत लेट मिला वोटिंग राइट्स। और अभी भी वर्ल्ड में ऐसा कुछ कुछ कंट्री है जहां पे विमेन को अभी भी वोटिंग राइट्स नहीं है। जैसे एक तो सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में अभी वोटिंग राइट मिला, अभी 2015 में। 2015 के पहले वहां विमेन वोट नहीं डाल सकती थी। अफगानिस्तान एक कंट्री आप सुने होंगे। अफगानिस्तान में पहले जब वहां पे इस्लाम इतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब तालिबान नहीं था, जब कहने का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन है, तब वहां की विमेन वोट डालती थी। लेकिन अब वहां पे क्या आ चुका है? तालिबान आ चुका है। और तालिबान वहां का गवर्नमेंट, तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बीजेपी, कांग्रेस। तो अफगानिस्तान में क्या है? तालिबान। तो तालिबान ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब क्योंकि ये गवर्नमेंट में है तो वहां की विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं है। और एक और कंट्री है, वेटिकन सिटी सुने होंगे। वेटिकन सिटी, जहां पे पोप जहां रूल करता है, जो क्रिश्चियनिटी का टॉप मोस्ट पंडित जी, क्रिश्चियनिटी का टॉप मोस्ट प्रीस्ट कौन है? पोप। तो पोप को मेन वोट देकर सिलेक्ट करते हैं, विमेन नहीं। पोप को कौन सिलेक्ट करता है? कार्डिनल्स। और ये जो कार्डिनल्स हैं ये सब मेन होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अभी भी कुछ कुछ कंट्री जहां पे विमेन को वोटिंग राइट नहीं है ना, या विमेन का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। इंडिया में चकाचक है, समझ में आता है? इंडिया में चकाचक है। अब इंडिया में कोई दिक्कत नहीं, अब तो है ना बढ़िया, सारा राइट्स है वुमेन के पास, है ना। इक्वालिटी नहीं है, राइट्स अभी भी नहीं है, अब तो है ना राइट्स, विमेन के पास सारा राइट्स है इंडिया में। इंडिया तो है ना। अब बताओ, आर्मी में भी पहले इंडियन आर्मी में विमेन नहीं थी, अब वहां भी विमेन आने लगी है कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। तो अभी के क्लास में यही तक रखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। श्रुति, क्लियर है ना यहाँ तक? गुड गुड।